दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है और दोनों ही पक्ष अपने अपने तौर पर सही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम तथ्यों को खंगाले तो हमें साफ दिखता है कि रूस का यूक्रेन जैसे इंडिपेंडेंट और सोवरेन देश की पॉलिसीज को डिक्टेट करना इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है दोस्तों। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर बात इतनी बिगड़ी कैसे और यूक्रेन की वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से अटैक संभव हो पाया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यूक्रेन और रूस की इस लड़ाई को समझने के लिए हमारा इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। यूक्रेन और रूस दोनों ही सोवियत यूनियन का पार्ट थे, जो कि कम्युनिस्ट देश था। रूस इसमें सबसे शक्तिशाली गणराज्य था और यूक्रेन दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली था। लेकिन 1991 में यूक्रेन ने सोवियत संघ से अलग होने की मांग की और धीरे धीरे पूरा सोवियत यूनियन कुछ ही महीनों में टूट गया और इससे आज के समय के कई देश निकले। यूक्रेन क्योंकि सोवियत यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा गणराज्य था, इसलिए उन्हें कोल्ड वॉर के वक्त काफी न्यूक्लियर हथियार मिले, जिसमें 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1249 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और 44 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर शामिल थे। इसके अलावा यूक्रेन के हिस्से में 700 न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल्स और 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी आए। लेकिन बुडापेस्ट मेमोरेंडम के दौरान यूक्रेन ने यह फैसला किया कि वो अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स रूस को दे देगा और बदले में रूस और अमेरिका और यूके समेत कई देशों ने यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद रूस में विक्टर यानुकोविच की सरकार आई। विक्टर की छवि एक रूसी पपेट की थी। लोग मानते थे कि विक्टर ये फैसला रूस के कहने पर ही ले रहे हैं और ये बात विक्टर ने साबित भी की जब विक्टर ने 2014 में यूरोपियन यूनियन के साथ एक ऑयल डील ठुकरा दी। आपको बता दें कि रूस के बाद यूक्रेन में ही यूरोप के रूस के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इस डील को ठुकराने के बाद रूस ने भी अपने चहेते विक्टर को इनाम के रूप में $15 बिलियन का एक बेल आउट दिया। लेकिन यूक्रेन के लोग खुश नहीं थे, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और अंत में विक्टर को यूक्रेन छोड़कर अपने पसंदीदा देश रूस में जाना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन में अपनी पकड़ मजबूत करने और बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया में सेपरेटिस्ट लीडर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तब भी हुआ था। तब भी रूस ने क्रीमिया को पहले इंडिपेंडेंट घोषित किया था और फिर बाद में अपने साथ क्रीमिया का विलय करवा लिया था। यानी जो कहानी आप अभी देख रहे हैं ये पहले ही घटित हो चुकी है। और पिछली बार जब ऐसा हुआ तो अमेरिका और यूरोप ने क्या किया? कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और रूस अपनी मनमानी करता रहा। अब इस कहानी को आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने क्या क्या गलतियां की। यूक्रेन का कोल्ड वॉर के बाद अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ देना और न सिर्फ छोड़ना, लेकिन उन्हें रूस को दे देना एक बड़ी स्ट्रैटेजिक भूल के रूप में वहां देखी जा रही है। यूक्रेन का तर्क ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने का फैसला उन्होंने अपने देश की ग्रोथ पर फोकस करने के लिए और आगे की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए दिया। लेकिन इसी के कुछ साल बाद भारत ने 1998 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत ने यह दलील दी कि उन्होंने ये शांति स्थापित करने के लिए किया है। अब यहाँ पर आप विरोधाभास देखिए, एक देश शांति के लिए न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ रहा है और एक देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। दोनों ही देश सही नहीं हो सकते। तो उस वक्त यूक्रेन सही था या भारत? आप देखेंगे कि आज चीन जरूर भारत के कई हिस्सों पर रूस की तरह ही दावा करता है, लेकिन बॉर्डर पर छुटपुट घटनाओं से ज्यादा वो कुछ और करने की हिम्मत नहीं रखता। चीन एक न्यूक्लियर स्टेट है, भारत भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। चीन जानता है कि भारत पर हमले का मतलब है न्यूक्लियर वॉर और चीन के अलावा दुनिया भी ये बात जानती है। इसलिए पूरी दुनिया ये कोशिश करती रहती है कि चीन और भारत के रिश्ते ना बिगड़ें और इसके लिए जो संभव मदद की जा सके वो की जाए। और ये सब तब है जब हमारा कोई ऐसा सिक्योरिटी का करार उन देशों के साथ साइन नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने जैसे ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स वापस किए, रूस से न्यूक्लियर वॉर का डर ही खत्म हो गया। रूस के लिए अब यूक्रेन पर हमला करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अमेरिका और बाकी देश भी यूक्रेन से वादे तो करके बैठे थे, लेकिन ये देश भी यूक्रेन से पहले अपने हित साधना चाहेंगे। इसलिए देश यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में उस हद तक प्रयास करने के लिए मजबूर नहीं है जितना कि भारत चीन कॉन्फ्लिक्ट में। भारत ही क्यों, आप नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफी जैसे तानाशाहों को मार गिराया और इन देशों में नई सरकारें स्थापित की। अमेरिका इतना शक्तिशाली होने पर भी क्यों नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा नहीं करता? जवाब सिर्फ एक है और वो है न्यूक्लियर वॉर। इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स के कारण नॉर्थ कोरिया को पसंद ना करने वाले देश भी उसके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पाते। यानी अगर खुद की संप्रभुता को बचाए रखना है तो न्यूक्लियर वेपन्स का आपके पास होना आपको काफी हद तक आश्वासन देता है। ये यूक्रेन की पहली गलती थी। इसके बाद हमने अभी देखा कि रूस ने 2014 में क्रीमिया का अपने साथ विलय करवा लिया था। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था,
तब क्यों नहीं अमेरिका और बाकी के देशों ने यूक्रेन की मदद की थी? और अगर ये मदद उन्होंने नहीं की तो क्या उस वक्त यूक्रेन को ये बात समझ नहीं आ जानी चाहिए थी कि वो इन देशों और अपनी पुरानी संधियों पर निर्भर नहीं हो सकता? तब भी यूक्रेन का झुकाव इन पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा रहा, जिसकी कीमत आज यूक्रेन भुगत रहा है। क्रीमिया के विलय के वक्त ही यूक्रेन के डॉनबस इलाके में भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स मजबूत हुए थे जो यूक्रेन से अलग होना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन ने यहाँ पर सैन्य कार्यवाही करने में देर की और ये रेबल ग्रुप्स मजबूत होते रहे। उस वक्त रूस ने इन्हें सपोर्ट तो दिया लेकिन विलय नहीं कर पाया और ना ही इन्हें स्वतंत्र घोषित किया। ये 2014 की बात। यूक्रेन के पास इसके बाद भी 8 साल थे जिसमें वो इन इलाकों पर काबू नहीं कर पाई और यहाँ की सेपरेटिस्ट फोर्सेस को पीछे नहीं खदेड़ पाई। अब जब यूक्रेन के नाटो के साथ जाने का विरोध रूस कर रहा है तब उसके काम यही इलाके आ रहे हैं जिसे रूस ने अब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। ये वैसा ही है जैसे आतंकवादी गतिविधियों और पाकिस्तानी सपोर्ट के कारण कश्मीर का भारत से अलग हो जाना। यूक्रेन अगर इस मुद्दे को भारत की तरह सेंसिटिव तरीके से लेता तो शायद ये परेशानी नहीं आती। यूक्रेन के साथ एक और बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें नैरेटिव कंट्रोल करना नहीं आता। रूस का कहना है कि डॉनबस के इलाकों में रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं जो खुद को रशियन ही कहते हैं, इसलिए उन्होंने उस इलाके को यूक्रेन से अलग कर दिया। यूक्रेन चाहे तो रूस को जवाब देकर ये कह सकता है इन इलाकों में 1930 और 1940 के दौरान स्टालिन ने रशियन एथनिसिटी के लोगों को लाना शुरू किया था। इस पूरे इलाके को जानबूझकर रशियन लोगों द्वारा रीपॉपुलेट किया गया था क्योंकि इस इलाके में कोयले और लोहे की खदानें हैं। साथ ही इस इलाके की जमीन भी उपजाऊ है जिसे रशियंस कंट्रोल करना चाहते थे। अगर ये बात यूक्रेन दुनिया को बताए तो शायद जो लोग रूस को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें यूक्रेन की परेशानी समझ आ जाए। सीधे शब्दों में कहें तो पहले यूक्रेन का अपने न्यूक्लियर वेपन्स देकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारियों को दूसरे देशों के हवाले करना, उनका क्रीमिया के वक्त हुए हमले से कुछ न सीखना, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को डॉनबस और डोनेस्क और लुहांस्क में फलने फूलने देना और आखिर में नैरेटिव को कंट्रोल करके दुनिया के सामने रूस के झूठ को उजागर ना कर पाना, ये सभी वो कारण है दोस्तों जिनसे बात आज इतनी आगे बढ़ गई है। यूक्रेन की इन्हीं गलतियों से उसके अस्तित्व पर आज सवाल उठाया है और हम अब इन गलतियों से सीख सकते हैं ताकि अपने देश को बेहतर कर सकें। इस रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में आपको कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आता है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।